So once again, I welcome you all in your own study point, that is Life Science Academy. I am Akram. तो आज हम जानेंगे इकोसिस्टम के बारे में। वैसे आपने थंबनेल देखा ही होगा और थंबनेल में आप देख रहे होंगे एनपीपी और एक नया वर्ड दिखाई देगा आपको एलपीयू एनपीपी। इसके बारे में हम जानेंगे, साथ में इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो हैं इसके बारे में हम जाने हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो हमारे अब तक के पार्ट 2 हो चुके हैं, अब हम पार्ट 3 की ओर जा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम क्या होता है, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। अब तक हम लोग जो दो पिछले लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने इकोसिस्टम के जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं बायोलॉजिकल और एबायोटिक, हमने उसके बारे में देखा। हम इसकी फंक्शनिंग प्लस इसके सिस्टम जो होते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। सो प्रोडक्शन ऑन एनर्जी फ्लो, सेकेंड न्यूट्रिएंट एंड साइक्लिंग, decomposition and water dynamics, these are the function of ecosystem. Then moving forward on the productivity, तो प्रोडक्टिविटी क्या है, बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया। जैसे हम किसी प्लांट का अगर लीफ लें और लीफ को हम पर मिलीमीटर, पर सेंटीमीटर, पर इंच, जो भी हमारे यूनिट हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। हम उस पर्टिकुलर एक यूनिट एरिया में जो भी बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है उसका मेजरमेंट करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्टिविटी। अब बात आती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, रेट एट विच बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया, किस रेट पे वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे यूनिट्स की बात करें तो जूल पर मीटर स्क्वायर पर डे हो सकता है, या किलोग्राम पर हेक्टेयर पर ईयर हो सकता है, या सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर भी हो सकता है। तो ये अलग अलग मेजरमेंट्स हैं, जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं। आगे देखते हैं जीपीपी, कुछ खास टर्म्स होते हैं जीपीपी एनपीपी जो यहाँ पर यूज किए जाते हैं, तो इनके बारे में समझते हैं। जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मींस प्लांट्स ने जो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस किया है उसको हम क्या कहेंगे, जीपीपी कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एनपीपी, अमाउंट ऑफ एनर्जी और फूड रिजर्व रिमेन आफ्टर रेस्पिरेशन। कोई भी प्लांट जब रेस्पिरेशन करता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी कंजर्व जो चीजें हैं, मटेरियल है, वो उसको यूज करेगा और टोटल फूड रिजर्व में उसमें कमी आती है। तो एनपीपी हम कैसे निकालेंगे, जीपीपी यानी ग्रॉस जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें से हम रेस्पिरेशन को माइनस कर देंगे। सपोज किसी प्लांट ने अगर एक दिन में 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस किया है और अगर वो 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन में यूज कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, उसकी एनपीपी कितनी हो गई, 90 हो गई। तो इस तरीके से हम उसको माइनस करके एनपीपी की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, न्यू बायोमास प्रोडक्शन बाय हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। जो प्लांट को ईट अप करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा जो नया बायोमास प्रोड्यूस किया जाएगा, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट एनसीपी, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। ये क्या चीज है, इट इज अ मेजर ऑफ नेट अमाउंट ऑफ कार्बन रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। हम जानते हैं प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ओवरऑल जो कार्बन है एटमॉस्फेयर में, जो CO2 गैस है, उसके अमाउंट में क्या होगी, कमी होगी। तो कितनी मात्रा में प्लांट ने कार्बन को एटमॉस्फेयर से रिमूव किया, यानी CO2 को एक्सेप्ट करके कार्बोहाइड्रेट बनाया, तो हम क्या कहेंगे इसे, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। किसके लेवल पे, प्लांट्स के लेवल पे। या दूसरी डेफिनेशन की बात करें हम तो रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ बायोमास नॉट यूटिलाइज्ड बाय हेटेरोट्रॉप्स, मींस अभी तक प्लांट्स के पास है और उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म्स में यूज नहीं किया है, तो इसे हम कहेंगे नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट बात करते हैं एनपीपी ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर हम पीटाग्राम्स का यूज करते हैं। टोटल जो एनपीपी होती है हमारी अर्थ की 105 पीटाग्राम्स, यानी एक पीटाग्राम जो होता है 10 टू पावर 15 ग्राम्स के बराबर होता है। तो ये जो होता है दो सिस्टम्स में डिवाइड होता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे तो 56.4 पीटाग्राम पर ईयर प्रोडक्शन होता है और एक्वेटिक की बात करेंगे तो 48.3 पीटाग्राम पर ईयर का प्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एनपीपी। तो एनपीपी की बात करेंगे तो यहाँ पर एक टेबल है। अब इस टेबल में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मीन स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास का है ये दिया हुआ है, और ओवरऑल जो मीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मीन्स का मतलब ये होता है कि हम एवरेज निकाल रहे हैं। सपोज किसी भी क्रॉप को हमने इस सीजन में लिया और नेक्स्ट सीजन में लिया, तो हम 6 महीने का, साल भर का जो भी एवरेज निकालेंगे वो हमारा मीन वैल्यू आएगा पर मंथ के हिसाब से। तो ये मीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जिसका यूनिट दिया गया है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में। तो यहाँ पर देखेंगे ट्रॉपिकल रेनफॉल सबसे क्या है, 2200 लगभग शो करता है। उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उसके बाद टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, सवाना। तो ये सारे के सारे जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगभग जमाए गए हैं। तो ये किसका है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। फिर बात करते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो यहाँ पर भी स्वैम्प एंड मार्सेस जो कि हमारे दलदली इलाके होते हैं वहां का, लेक एंड स्ट्रीम्स आते हैं इसमें, तो यहाँ का इनका अपना अपना प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ बात करते हैं मैरीन इकोसिस्टम, इसमें कि ओपन ओशियन हो सकता है या अपवेलिंग जोन्स हैं,
कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स होते हैं, जो समुद्र के इलाके रहते हैं, इनको एस्चुरीज हो सकते हैं, तो इनका भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये डाटा जो दिया हुआ है हमको मीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ सकते हैं। ये आपको 4-5 सिस्टम दे दिए जाएंगे और 4-5 सिस्टम में से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के रेशियो में आपको अरेंज करना होगा। ये वैल्यूज आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं इकोसिस्टम। तो अब इस डाटा में और उस डाटा में थोड़ा सा डिफरेंस भी है और कुछ नया भी है। डिफरेंस ये चीज है कि वहां पर हम बात करते थे मीन की, मीन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि सारे के सारे इकोसिस्टम दिए हुए हैं। इकोसिस्टम के साथ में परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड, मीन्स किस सिस्टम ने पूरे अर्थ के कितने भाग को कवर किया हुआ है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोड्यूस बायोमास, कितनी परसेंट जो बायोमास है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतना एरिया कवर करने के बाद वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है परसेंटेज ऑफ टोटल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन क्या है। तो हम अगर पिछले टेबल में वापस जाके देखें तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ओपन ओशियन का जो टेबल है उसका मीन कितना आता है 125, लेकिन हम इस टेबल में देखेंगे तो ओवरऑल क्या है, ओशियन ने सबसे ज्यादा अर्थ को कवर किया हुआ है और टोटल जो बायोमास है वो सबसे कम आता है। अब बायोमास कम क्यों आता है, क्योंकि ओशियन में जितने भी प्लांट्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मोस्टली एल्गीज वगैरह, जिनका जो ओवरऑल बॉडी है वो बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है और उसमें लीव्स, रूट और में डिफरेंशिएट नहीं होता। और इसी वजह से क्या होता है कि टोटल जो मटेरियल है उसका वो कंप्लीटली बायोमास कम प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल। तो ओवरऑल जो रेशो आएगा बायोमास का रेशो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के सेंस में यहाँ पर हमेशा हाई आता है, क्योंकि इनका बायोमास कम है और प्रोडक्शन जो है, फोटोसिंथेसिस का रेट जो है इनका हमेशा हाई आएगा वहां पर। तो ये जो रेशो है ये भी हमको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। कई क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डाटा देकर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वहां भी आपको इन चीजों को याद रखना पड़ेगा, जिससे आप पहचान सकें कौन सिस्टम का एनपीपी जो है वो ज्यादा है या कम है। तो ये टेबल आपको वहां पर काम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक नया डाटा जो है रिसेंटली यूज किया गया है पिछले पेपर में, लीफ पर यूनिट एरिया, मीन्स लीफ का हमने कोई पर्टिकुलर एक यूनिट एरिया ले लिया और हम वहां पर चेक कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है नया डेवलप किया गया है और इसमें डाटा बिल्कुल अपोजिट देखने को मिलता है पहले दो सिस्टम के मुकाबले। कैसे, जैसे हम बात करते हैं ट्रॉपिकल की या ओशियन की, तो हम बोलते हैं कि वहां पर जो प्रोडक्शन है ओवरऑल बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे डेजर्ट की जो वैल्यू है सबसे ज्यादा है 2.5। अब ये कैसे, क्योंकि डेजर्ट की बात करेंगे तो जो प्लांट्स होते हैं वहां पर लीफ ऑलरेडी बहुत कम होती हैं और उन कम लीफ के सहारे ही प्लांट को अपना ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसको कंप्लीट करना होता है, अपना फूड बनाना होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी की बात करेंगे और प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन हमको ज्यादा मिलेगा डेजर्ट में। क्यों, क्योंकि कम लीव्स में बराबर मात्रा में प्रॉपर अपना फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। जबकि बाकी बात करेंगे किसकी, टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है, एक प्लांट में बहुत सारी लीव्स होती हैं लेकिन जो ओवरऑल प्रोडक्शन होता है उसका एज कंपेयर टू कम होता है। इस वजह से यहाँ पर डेजर्ट का जो वैल्यू है वो हाई आता है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी 2 या 3 क्वेश्चन आ चुके हैं इससे, तो आप देखेंगे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे 2016, 17, 18 के पेपर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेजर्ट सबसे हाई है, उसके बाद मेडिटेरियन सबलैंड है, फिर टुंड्रा एंड एल्पाइन, टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सवाना, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्टैंडिंग क्रॉप एंड टैगा बायोम। तो ये बायोम जितने भी दिए हुए हैं वहां पर हमको वैल्यूज को इनको याद रखना होगा और डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक देखे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जीपीपी एंड एनपीपी कैलकुलेशन। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी सिस्टम में जीपीपी या एनपीपी। तो एक सिस्टम डिजाइन किया गया था, एक्सपेरिमेंट जो है जिसे कहते हैं डार्क एंड लाइट बॉटल एक्सपेरिमेंट इन एक्वेटिक सिस्टम। एक पॉन्ड लिया गया, पॉन्ड की सपोज एक लिमिटेड हाइट से किसी भी हाइट को फिक्स कर लेंगे और वहां पर 2 बॉटल्स में पानी लिया गया। तो एक बॉटल जो थी उसको हमने कवर अप नहीं किया, तो जिसे हम कह रहे हैं लाइट बॉटल, और इसमें कुछ प्लांट्स रखे गए हैं। दूसरी बॉटल जिसको हमने कंप्लीटली कवर्ड अप कर दिया और इसमें भी हमने प्लांट रखा है। तो जिसको कवर अप नहीं किया है वो हमारी ओपन बॉटल है, इसमें लाइट अंदर जा सकती है तो हमने लाइट बॉटल नाम दे दिया है, और जिसको हमने कंप्लीटली कवर किया है, लाइट एंटर नहीं कर सकती प्लांट के पास जाने के लिए, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, तो हमने उसको क्या रखा है, डार्क नाम रखा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेशन की, कैसे होगा। 2 बॉटल हमने यहाँ पर ली
एक को कवर किया और एक को विदाउट कवर किया। जिसको हमने कवर किया है उसका नाम डार्क रख दिया है और जिसको हमने कवर नहीं किया है उसका नाम लाइट रख दिया, क्योंकि लाइट यहाँ पर अंदर जा सकती है और फोटोसिंथेसिस हो सकता है। इनिशियल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हमने दोनों बॉटल का, लाइट और डार्क का, चेक कर लिया। उसके बाद वापस जितनी गहराई से, जितनी डेप्थ से हमने वो पानी लिया था बॉटल्स में, उसी गहराई में उन बॉटल्स को रख दिया। जब 1 घंटे का टाइम हो जाता है तो 1 घंटे के बाद हम फिर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन दोनों बॉटल्स का चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको साफ साफ डायग्राम में दिख रहा होगा, जो लाइट बॉटल है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी होगा और रेस्पिरेशन भी होगा। जब दोनों ही प्रोसेस होंगी तो होने के साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन की ओवरऑल जो मात्रा है इंक्रीज देखने को हमको मिलेगी। डार्क की बात करें तो डार्क में क्या होगा, केवल रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि वहां पर लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती है, प्लांट तक नहीं पहुंच सकती, और जब तक वो लाइट प्लांट तक नहीं पहुंच सकती तब तक सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होगा। तो ओवरऑल जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे ऑक्सीजन का वो हमको डिक्रीज देखने को यहाँ पर मिलता है। और इस फॉर्मूले से NPP = GPP - R हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे इसको देखते हैं। मान लेते हैं इनिशियल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हमने माना दोनों ही बॉटल्स में जो पानी था उसमें 10 mg/लीटर का कॉन्सेंट्रेशन है। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन लाइट बॉटल। तो जिस बॉटल में प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है लाइट की प्रेजेंस में, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 15 mg/लीटर हो गया। और डार्क बॉटल जहां पर लाइट जो है पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है और प्लांट केवल रेस्पिरेशन कर रहा है, तो उस कंडीशन में 1 घंटे के बाद हमने देखा कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना हो गया, 8 mg/लीटर हो गया। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो एनपीपी का जो फॉर्मूला था है ना, तो वो निकालेंगे। एनपीपी का फॉर्मूला जो होगा है ना, यहाँ पर लाइट क्यों लिया, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, माइनस इनिशियल, यानी कि जो लाइट की कॉन्सेंट्रेशन में था, जो फाइनल स्टेज हमारी मिली है उसमें से हमने इनिशियल को माइनस कर दिया, तो हमको कितना मिल गया, एनपीपी, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी हुई हमारी, 5 की हुई। उसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल जो हमारा है, इनिशियल कितना था हमारा 10, और डार्क यानी कितना हमारे पास में बचा हुआ है। तो अगर हम इनिशियल से डार्क को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा, 10 - 2। तो हमारा रेस्पिरेशन में कितना कंज्यूम हुआ, 2 mg/लीटर का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो हमारा कंज्यूम हुआ। तीसरी बात करते हैं जीपीपी, ग्रॉस प्रोडक्शन कितना हुआ। तो ग्रॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्लीट जो लाइट है यानी कि फाइनल स्टेज है उसमें से हम डार्क को माइनस करेंगे, यानी कि आखिरी में जहां पर सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है उसको हम लोग जो है माइनस कर देंगे, तो हमको देखने को मिल जाएगा। तो 15 - 8 = 7। अब अगर किसी को समझ में नहीं आता है ये सिस्टम कि कैसे इसको अप्लाई करें, तो आप अपने साइड से अपने लिए इमेजिन कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आपने कोई 2 शॉप खोली और दोनों में ही जो भी आपको इन्वेस्टमेंट लगना था आपने सेम इन्वेस्ट किया। अब एक में आपको प्रॉफिट हो रहा है और एक में आपको लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से आप वो प्रॉफिट और लॉस को यहाँ पर एनपीपी, रेस्पिरेशन और जीपीपी के टर्म्स में जमा के देखिए और आपको वैल्यूज निकाल के देखिए, तो आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं दोबारा इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर देखते हैं एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो क्या है, एनर्जी फ्लो ऑल्सो कॉल्ड द कैलोरिक फ्लो, रेफर टू द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू अ फूड चेन। किसी भी फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाने का, तो इसे हम क्या करेंगे, एनर्जी फ्लो। अब ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। तो पहले हम लॉ को देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये रूल बताता है कि एनर्जी को ना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल इसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है, और इसलिए लॉ क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी कहते हैं। दूसरी चीज ये है, जैसे हम एग्जांपल लें प्लांट का, तो हम सनलाइट लेते हैं। सनलाइट क्या है, एक लाइट का फॉर्म है जिसके पास अपनी एक एनर्जी है। वो लाइट जो आती है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में यानी कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में प्लांट में स्टोर हो जाती है, और वहीं से पूरा सिस्टम चालू होता है। सारे सिस्टम जो है अपना फूड रिजर्व जो होता है वहां से लेना शुरू करते हैं, और ओवरऑल जो हमारी कंप्लीट सिस्टम में एनर्जी आती है वहां से आना शुरू होती है। तो ये जो एनर्जी है हमने प्रोड्यूस नहीं की, हमने सनलाइट लिया प्लांट के थ्रू और प्लांट ने उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया, फिर वो गया हर्बियोस पे, कार्नियोस पे और टॉप कंज्यूमर्स पे, और पूरे सिस्टम में फ्लो हो गया। सेकेंड लॉ की बात करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये बताता है एनी ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर कैन नॉट बी 100%।
कोई भी एनर्जी ट्रांसफर जो होगा वो 100% नहीं हो सकता। इसका मीनिंग सिंपल सा है कि कुछ ना कुछ अमाउंट में जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में, रेस्पिरेशन के फॉर्म में या अदर फॉर्म में लॉस होगा। नेक्स्ट आता है, दो वर्ड्स आते हैं ऑटोथोनस एंड एलोथोनस। तो इनका मीनिंग जो है, ऑटोथोनस मींस ऑर्गेनिक मैटर। सपोज हमारे घर में हम अगर वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं तो हम बाहर से नहीं लेंगे। जब हम बाहर से नहीं लेंगे तो हम खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम जहां पर ऑर्गेनिक मैटर खुद सिस्टम में ही प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसको हम कहेंगे ऑटोथोनस। दूसरा आता है एलोथोनस, जहां पर ऑर्गेनिक मैटर खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हो सकता है वहां प्रोड्यूसर्स ना हो, प्लांट्स ना हो, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी मैटर हमको चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, वो हम क्या करेंगे, बाहर से लेके आएंगे। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, एलोथोनस सिस्टम कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फूड चेन्स की। तो फूड चेन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है फूड चेन का, लिंडमैन ने दिया था। इसमें होता है मैटर और एनर्जी का ट्रांसफॉर्म, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो होता है इसे हम कहेंगे फूड चेन। एक सीक्वेंस में चीज चलती रहती है। और बात करेंगे टॉपिक लेवल्स की, 3 से 5 टॉपिक लेवल्स हो सकते हैं और 15 से 20 स्पीसीज हो सकती हैं। किसी भी टॉपिक लेवल पे मोर देन 1 स्पीसीज देखने को मिल सकती है। जैसे हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो प्रोड्यूसर्स हमारे क्या होते हैं, हमेशा टॉपिक लेवल 1 पे रहते हैं। अब प्लांट्स हम ग्रास लें या बड़े ट्री लें, दोनों ही क्या है, प्लांट्स की कैटेगरी में है, भले उनकी स्पीसीज अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर स्पीसीज देखें कितना है, 15 से 20 दिया हुआ है। तो स्पीसीज के नंबर जो है वो वेरी कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल बायोम में हैव लॉन्गर फूड चेन देन एन आर्कटिक बायोम। इसका कारण क्या है, जो टेम्परेट या ट्रॉपिकल बायोम होते हैं वहां पर क्या होता है, ग्रासलैंड से मोस्टली स्टार्ट होता है सिस्टम, और वहां पर जो एनर्जी ट्रांसफर है या ट्रॉपिक्स होते हैं, एनिमल्स के टाइप्स ज्यादा होते हैं, इस वजह से क्या होगा, सिस्टम बड़ा होगा। लेकिन वही बात करें आर्कटिक बायोम की, तो वहां पर क्या है, जो प्रेडेटरी एनिमल्स हैं वो ऑलरेडी कम है। सपोज वहां पर बात करें तो बियर वगैरह बहुत ही देखने को मिलेंगे, बाकी प्रेडेटरी एनिमल्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो जब नंबर ऑफ एनिमल्स वहां पर कम होंगे तो जो फूड चेन होगी वो भी ऑटोमेटिक शॉर्ट रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन, कितने टाइप का होता है। तो कॉमनली हम जो जानते हैं, एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में ये होता है कि प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे जो कि हर्बियोर होंगे, जो प्लांट को ईट अप करने वाले, उसके बाद हर्बियोर्स को ईट अप करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स आएंगे, और फिर टर्सरी या टॉप कंज्यूमर्स आ जाएंगे जो उनको ईट अप करेंगे। तो प्लांट से शुरू होकर ये टर्सरी कंज्यूमर्स तक जाता है, कार्निवोर्स तक जाता है, इसे हम ग्रेजिंग फूड चेन में कहते हैं। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ फूड चेन है पहला। दूसरी बात करते हैं हम फूड चेन की, डेट्रिटस फूड चेन। इसमें क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे हम बताते हैं कि अर्थवर्म क्या करता है, सारी चीजों को डिकम्पोज करके वापस ऑर्गेनिक मैटर में मिलाने का काम करता है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होंगे जो अर्थवर्म को भी ईट अप करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेट्रिटस फूड चेन में आएगा। फिर हम लोग बात करते हैं फूड वेब। फूड वेब क्या चीज है, फूड वेब होता है, जैसे हमने पढ़ा फूड चेन्स, तो जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी, जब इंटरकनेक्शन हो जाएगा उनका, तो वहां से एक दूसरे को सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, इसे ही हम कहते हैं फूड चेन्स। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चेन एक दूसरे से अलग अलग तरीके से रिलेटेड हैं, और किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम चेन से निकाल देंगे तो ओवरऑल फूड चेन भी डिस्टर्ब होगा और फूड वेब भी डिस्टर्ब हो सकता है। साइड बाय साइड हम देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर दिए हुए हैं, ये जो लेवल है प्राइमरी कंज्यूमर्स का है, तो उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स का है, फिर टर्सरी कंज्यूमर्स है, तो अपने अपने लेवल्स हैं और सारे लेवल जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसे हम कहेंगे फूड वेब। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी फ्लो मॉडल। तो ये जो एनर्जी फ्लो मॉडल यहाँ पर देख रहे हैं कि सपोज यहाँ से सोलर इनपुट आया, मींस सनलाइट आई, और ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो कि प्लांट्स हैं। अब ये प्लांट्स ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की, कुछ मात्रा में हीट के फॉर्म में लॉस हो गया, कुछ इन्होंने ग्रॉस प्रोडक्शन किया यानी फोटोसिंथेसिस हो गया। फिर बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद में रेस्पिरेशन भी होगा। अब जब रेस्पिरेशन हुआ तो जो फाइनल उनके पास में अमाउंट बचा कार्बोहाइड्रेट का, रिजर्व फूड का, तो वो क्या हो गया, हमारा एनपीपी हो गया। अब ये एनपीपी गया कहाँ, प्राइमरी कंज्यूमर के लेवल पे। तो यहाँ पर टर्म्स हम देखेंगे कि एनयू मीन्स होता है नॉट यूटिलाइज। तो ऐसा बायोमास जो प्राइमरी कंज्यूमर ने यूज नहीं किया उसको हम कहेंगे एनयू। इसके बाद आता है नेक्स्ट ई, तो एनर्जी जो कि क्या हुआ, एसिमुलेट नहीं हो पाई, किसके द्वारा, प्राइमरी कंज्यूमर्स के द्वारा, तो ये भी क्या हुआ, लॉस के फॉर्म में चला गया। फिर जो भी एनर्जी को यूज करना था, रेस्पिरेशन के फॉर्म में हीट लॉस होना था, एनर्जी लॉस होना था, वो चली गई। जो बचा वो कहाँ गया, नेक्स्ट लेवल पे गया। तो नेक्स्ट लेवल पे कौन आया, सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ भी देखिए कुछ अमाउंट जो है एनयू है जो उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया,
और ई मतलब एसिमुलेट भी नहीं हुआ, कुछ मात्रा में यहाँ पर रेस्पिरेशन हुआ और बाकी फिर आगे चला गया। तो इस तरीके से हम देखेंगे हर एक लेवल पे जो एनर्जी है उसकी अमाउंट कम होती जाती है। तो यही है एनर्जी फ्लो मॉडल, इसे हम वाई शेप एनर्जी मॉडल फ्लो भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जिक हाइपोथेसिस। एनर्जेटिक हाइपोथेसिस क्या ये बताती हैं? तो ये बताती हैं कि जो फूड चेन की लेंथ होती है उसको हम इन एफिशिएंटली अगर ट्रांसफर करें एनर्जी का तो लिमिटेड कर सकते हैं। कैसे? सपोज कोई ग्रासलैंड की चेन है, अब उसमें अगर 5 ट्रॉफिक लेवल्स हैं और बीच के दूसरे या तीसरे लेवल को हम अगर डिस्टर्ब कर दें, उसको ऑर्गेनिज्म को वहां से हटा दें, तो उस ऑर्गेनिज्म को जिसको ईट अप करने वाले या उस पर डिपेंडेंट जो प्रीडेटर्स थे उनको भी प्रॉब्लम आएगी फूड की, और जिन ऑर्गेनिज्म पे वो ईट अप कर रहा था, जिनको वो एज ए प्रीडेटर यूज कर रहा है, एज ए प्रे यूज कर रहा था, जिनका शिकार वो कर रहा था, वो ऑर्गेनिज्म को भी संख्या हमको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जो डिस्टर्बेंस है लेवल का वो हमको देखने को मिलेगा। तो किसी भी एनर्जी को हम इनसफिशिएंटली अगर ट्रांसफर करें तो फूड चेन को हम अपर या लोअर साइड में कंट्रोल कर सकते हैं। 10% एनर्जी लॉ, ये लॉ बताता है कि कोई भी एनर्जी ट्रांसफर जब होता है एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में तो 10% का ही ट्रांसफर लगभग होता है, इतना ही अमाउंट एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे जाती है। तो इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसा डायग्राम में दिख रहा है तो यहाँ पर हमारा एक सन है, सन से जितने भी प्लांट्स इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया। अब सपोज प्रोड्यूसर्स ने अगर 10,000 किलो कैलोरी प्रोड्यूस किया तो कुछ जो है रेस्पिरेशन या हिट्स के फॉर्म में लॉस होगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो है उसको कितना मिला? 1000, यानी 10,000 का 10%। फिर बात करते हैं, फिर से यहाँ पर रेस्पिरेशन एंड हीट लॉस होगा। तो नेक्स्ट लेवल पे हम देखेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर में कितना मिला? 100 किलो कैलोरी ओनली। नेक्स्ट फिर से रेस्पिरेशन एंड हीट लॉस होगा, जब फिर से हीट लॉस होगा तो कितना मिलेगा? टर्सरी कंज्यूमर को केवल 10। तो हम देख रहे हैं कि हर एक टॉपिक लेवल पे 10% जो एनर्जी लॉस है, एनर्जी का ट्रांसफर है, वही बचता है, बाकी चीज क्या हो जाती है? पूरी लॉस हो जाती है। नेक्स्ट डायनेमिक स्टेबिलिटी। इट प्रपोज दैट लॉन्गर फूड चेन्स आर लेस स्टेबल देन शॉर्टर चेन्स। जो मैंने पहले ही बताया कि अगर लॉन्गर फूड चेन्स हैं और बीच से किसी ऑर्गेनिज्म को हम निकाल दें तो जो ऑर्गेनिज्म था उसको खाने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए फूड की प्रॉब्लम होगी, प्लस जो ऑर्गेनिज्म हमने निकाला है वो भी किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को ईट अप कर रहा होगा, खा रहा होगा। तो जो उसके नीचे लेवल पे हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो शॉर्टर चेन्स में क्या होता है? टॉपिक लेवल कम होते हैं और कम होने की वजह से क्या होता है कि जो चेन है वो स्टेबल रहती है, और जितनी भी फूड चेन लंबी रहेगी उसको आसानी से डिस्टर्ब करने की समस्या हमेशा बनी रहती है। फिर बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स। तो ये क्या है? ट्रॉपिक लेवल्स मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है किसी भी एक लेवल पे, है ना, फूड चेन के किसी भी लेवल पे। सपोज हम बात करें प्लांट्स की, जैसे मैंने बताया, तो प्लांट्स किस में आएगा? प्रोड्यूसर्स में, यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कोई भी प्लांट हो, चाहे वो ग्रास हो, चाहे वो बड़ा ट्री हो, चाहे वो श्रब हो, सभी प्लांट्स कैटेगरी में तो क्या है? वो फर्स्ट कैटेगरी में है। फिर सेकंड बात करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है ग्रास हॉपर भी हो या अदर एनिमल्स भी हो जो प्लांट को ईट अप कर रहे हैं। तो उनके जो स्पीसीज हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सभी का ट्रॉपिक लेवल क्या होगा? सेम होगा। तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या है? इकोसिस्टम में एक सेम लेवल पे होते हैं, एक किसी भी फूड चेन में। फिर 3 से 5 जो मैंने पहले ही बताया कि टॉपिक लेवल हो सकते हैं फूड चेन में, जो कि न्यूट्रिशनल के आधार पे अपना अपना न्यूट्रिशन है, कोई कार्नियोर है, कोई ओमनियोर है, कोई हर्बियोर है, तो एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटररिलेटेड रहते हैं एनर्जी सोर्स के लिए। फिर बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स। तो ट्रॉपिक लेवल हम यहाँ पर डायग्राम से समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग जो लेवल है वो किसका है? प्लांट्स का है, जो क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हैं। फिर उन पर डिपेंडेंट हर्बियोर्स, हर्बियोर पर डिपेंडेंट कार्नियोर, और ये कार्नियोर हो सकता है कि प्लांट का भी यूटिलाइज कर रहे हैं और हो सकता है कि जो हर्बियोर है उनका यूटिलाइज कर रहे हैं, तो दोनों को यूज करने वाले हैं। फिर ट्रॉपिक लेवल 4 लार्ज कार्नियोर या ओमनियोर, जो कि स्मॉलर एनिमल्स को ईट अप करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक लेवल 4 पे आ जाएंगे। तो ट्रॉपिक लेवल स्टार्टिंग जो ऑटोट्रॉप्स है वहां से लेके हम 4 तक जाके देख सकते हैं। फिर आता है लिंडमैन एफिशिएंसी। इसका फॉर्मूला है A/B। अब ये एफिशिएंसी कैलकुलेट कैसे करें? तो A का मीनिंग है एसिमुलेशन एट ट्रॉपिक लेवल n। n मीन्स किसी भी हम लेवल पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो उसको हम n मान लेंगे, और दूसरा डिवाइडेड बाई B। B मीन्स होता है एसिमुलेशन एट ट्रॉपिक लेवल n-1, यानी जब हम किसी n लेवल पे एनर्जी का एसिमुलेशन का चेक कर रहे हैं और उसके जस्ट नीचे वाले एक लेवल पे जो भी हमारा एसिमुलेशन हुआ होगा उसको हम बोलेंगे n-1। तो एसिमुलेशन n लेवल पे डिवाइडेड बाई
n-1 उसके एक नीचे लेवल पे हम अगर उसका डिवाइडेशन करके रूल निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, लिंडमैन एफिशिएंसी कहलाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो पिरामिड्स क्या होते हैं, ये बार डायग्राम्स होते हैं जो कि हमको नंबर, बायोमास और एनर्जी के बेसिस में चीजों को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड हम प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें कहते हैं हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पिरामिड ऑफ नंबर, जब हम नंबर के आधार पर बनाते हैं, नंबर कम होगा ज्यादा होगा उसके आधार पर क्या करेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर। तो देखते हैं एग्जांपल से पिरामिड ऑफ नंबर। तो यहाँ पर डायग्राम में हम देख सकते हैं टेम्परेट ग्रास सिस्टम जो कि समर और टेम्परेट फॉरेस्ट जो कि समर का दिया हुआ है। जब ग्रासलैंड की बात करेंगे तो ग्रासलैंड में क्या है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, उसके बाद हर्बिवोर्स की संख्या उनसे कम है, कार्नियोर की संख्या उनसे कम है और टॉप कार्नियोर उनसे कम है। तो इस तरीके से क्या होगा, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के क्या है, लगातार घटते जा रहे हैं। तो घटने की वजह से जब हम बनाएंगे तो एक ट्राइंगल जो शेप होता है पिरामिड का, वैसा हमको शेप देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको पिरामिड शेप में शो करते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, समर के टाइम पे देख रहे हैं थोड़ा सा रेशियो जो है बिगड़ा हुआ भी देखने को मिलता है। दूसरे एग्जांपल्स में और देखते हैं। तो यहाँ पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर्स की संख्या ज्यादा होगी, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर और उससे कम टर्शियरी कंज्यूमर होंगे। तो ओवरऑल जो सिस्टम है वो कैसा बनेगा, अपराइट पिरामिड बनाएगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हम इमेजिन करते हैं कि एक ऐसा बड़ा ट्री जिस पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट हैं। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है हाइपर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स, हर्बियोर। क्योंकि ये जो हर्बियोर हैं ये कहीं ना कहीं पैरासाइट्स को जो है यूज करते हैं, इंसेक्ट को जो है बर्ड्स जो है खा लेती हैं। तो इस तरीके से हम जब डायग्राम के नंबर में बनाएंगे वहां पर, तो हमको जो सिस्टम है, क्योंकि प्रोड्यूसर हमारा केवल एक है तो सबसे कम लो लेवल पे हो गया और हाइपर पैरासाइट से बहुत ज्यादा होंगे। तो हाइपर पैरासाइट ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, इनके नंबर ज्यादा आएंगे। तो सिस्टम जो हमारा ओवरऑल देखेंगे हम, ये इन्वर्टेड पिरामिड बनाने का काम करता है। तो जब भी हम क्वेश्चन देखें, अगर सपोज क्वेश्चन ऐसा आता है तो हमको ध्यान देना होगा कि सिस्टम ग्रासलैंड का दिया है या फॉरेस्ट का दिया है। उसके आधार पे हम थिंकिंग को अप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सही बनेगा इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। तो बायोमास की बात करेंगे तो बायोमास देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का ज्यादा होगा हमेशा, क्योंकि प्लांट ज्यादा होंगे तो सिस्टम बैलेंस्ड रहेगा। फिर प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये एक सिस्टम जो होता है नॉर्मल नंबर्स के आधार पे, वैसे ही बायोमास का भी चलेगा। लेकिन अब इसी का हम बात करें, अगर एक्वेटिक सिस्टम ले लें तब क्या होगा। एक्वेटिक सिस्टम लेंगे तो वहां पर क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं ओवरऑल उनका जो बायोमास होता है, क्योंकि काफी माइक्रोस्कोपिक ये प्लांट्स होते हैं तो उनका वेट काफी कम होता है। और जब इनका ओवरऑल बायोमास कम रहेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, उनके जो प्रीडेटर्स रहेंगे ज़ूप्लैंक्टन या बड़े एनिमल्स जो भी हैं, तो वहां पर क्या होगा, उनका जो ओवरऑल बायोमास रहता है वो ज्यादा होता है। इसी वजह सिस्टम क्या होता है, इसका जो पिरामिड बनाएंगे वो इन्वर्टेड आता है, जिसको भी हम समझते हैं पिरामिड के फॉर्म में। तो ये देखिए पिरामिड। जब हमने बात की बायोमास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो यहाँ पर प्लांट्स हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर ज्यादा हैं तो बायोमास भी ज्यादा है। फिर उन पे डिपेंडेंट जो हर्बियोर हैं उनके नंबर्स क्या थोड़े कम हो गए तो बायोमास भी कम हो गया। प्राइमरी कार्नियोर उनके भी नंबर कम हो गए तो बायोमास भी कम हो गया। और टॉप कार्नियोर के ऑलरेडी क्या हो गए, बहुत कम संख्या होती है तो उनका बायोमास भी कम हो गया। तो ऐसे सिस्टम की बात करें जो टेरेस्ट्रियल है तो हमेशा कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है बायोमास में। अब अगर हम यही ले लें, एक ओशियन ले लें या एक पॉन्ड इकोसिस्टम ले लें, तो ओशियन में क्या होता है, कुछ प्रेडेटरी बड़ी बड़ी फिश होती हैं जिनका बायोमास हजारों जितने भी प्लांट्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे भी ज्यादा होता है। सेम चीज पॉन्ड में अप्लाई होता है। तो हम देख रहे हैं कार्नियोर जो है उनका जो बायोमास है बहुत ज्यादा है, उसके बाद हर्बियोर का और उसके बाद प्रोड्यूसर्स का। तो ओवरऑल जो बायोमास के आधार पर देखेंगे तो बड़ी फिश या बड़े एनिमल्स होने की वजह से इनका बायोमास ज्यादा होता है और प्रोड्यूसर्स जो होते हैं इनके नंबर ज्यादा होंगे, लेकिन ओवरऑल बायोमास कम होने की वजह से इनका जो पिरामिड बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। तो ये एक्सेप्शन भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जब भी हम बात करें बायोमास की, तो सिस्टम अगर दिया है टेरेस्ट्रियल तो बनेगा अपराइट, और अगर सिस्टम दिया है एक्वेटिक तो वो बनेगा इन्वर्टेड। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो जब एनर्जी पिरामिड की बात करते हैं तो ये सिस्टम जो होता है हमेशा सीधा बनता है। जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, सपोज अगर 10 लाख जूल सनलाइट एनर्जी जो है सन से प्रोड्यूस हो रही है, जिसका प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स ने यूज किया और 10,000 जूल एनर्जी प्रोड्यूस की। अब हम जान रहे हैं कि 10% एनर्जी लॉ,
तो हर एक लेवल में क्या होगा, केवल 10% का ही ट्रांसफर होगा। तो इसमें देखिए कि हम देख सकते हैं 1000 का ट्रांसफर हुआ किसमें, प्राइमरी कंज्यूमर के लेवल पे। देन सेकेंडरी कंज्यूमर पे केवल 100 जूल का ट्रांसफर हुआ और टर्सरी कंज्यूमर तक जाते कितना बचा, केवल 10 जूल्स का बचा। तो एनर्जी क्या है, लगातार कम हो रही है। इसी वजह से पिरामिड क्या होगा, हमेशा अपराइट बनता है, क्योंकि हर सिस्टम में कहीं ना कहीं, हर एक सिस्टम में और हर एक टॉपिक लेवल पे यहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है। किसे कहेंगे, एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये हम देख रहे हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी फूड चेन का। तो लगातार देखिए सन से प्रोड्यूस हुई एनर्जी, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास 100% एनर्जी है, उसके बाद कंज्यूमर के पास केवल 10% बचा, सेकेंडरी कंज्यूमर केवल 1% बचा, थर्ड लेवल पे केवल 0.1 और जो टॉप लेवल पे उन पे केवल 0.01। तो लगातार क्या होगा, एनर्जी का लेवल यहाँ पर अपर डायरेक्शन में कम होते जाता है। इसी की वजह से ये सिस्टम हमेशा का हमेशा जो है ऑलवेज अपराइट में ही बनेगा। तो ये जो था सिस्टम हमको याद रखना पड़ेगा। अब एक कंसाइज फॉर्म में आपको टेबल के फॉर्म में बता देता हूँ, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। तो पहला जो कॉलम है हमारा पिरामिड टाइप है, सेकंड उसके एग्जांपल, थर्ड डायरेक्शन क्या है और एक्सेप्शन क्या है। जैसे पिरामिड नंबर की बात करें तो ग्रासलैंड उसका कॉमन एग्जांपल है और डायरेक्शन कैसा है, अपराइट। लेकिन एक्सेप्शन है कौन सा, पिरामिड ऑफ नंबर में फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जिसमें कैसा बनता है पिरामिड जो है, इन्वर्टेड। सेकंड बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। तो ये कैसा एग्जांपल, टेरेस्ट्रियल सिस्टम इसका एग्जांपल है, जो कि हमेशा अपराइट बनाता है। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है एक्वेटिक, जिसमें क्या बनता है, इन्वर्टेड पिरामिड बनता है। क्यों, क्योंकि वहां पर जो प्रेडेटरी फिशेस होती है उनका बायोमास ज्यादा होता है बजाय फाइटोप्लैंक्टन्स के। फिर बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, जिसमें कि सभी ऑल सिस्टम आते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा एनर्जी का लॉस होता है और नेक्स्ट लेवल पे केवल 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो ये सिस्टम हर एक सिस्टम में लागू होता है और हमेशा अपराइट बनेगा और कोई एक्सेप्शन भी इसका नहीं होता है। तो ये जो टेबल है कंसाइज फॉर्म में अगर आप समझ लेंगे तो याद रखने के लिए आपको काफी आसानी होगी। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन की। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो लाइट एंड डार्क बॉटल के ऊपर दिया गया था, जो मैंने बताया एग्जांपल, वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो इसको आप सॉल्व करें। जो भी आंसर आपको लगता है ABCD में से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और बार बार मैं बोलता हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको जो भी लगता है इम्प्रूवमेंट की नीड है या कुछ और भी चीजें आप वहां पर लिखें। कुछ समझ में नहीं आता है वो भी वहां पर लिखें, ताकि मैं अंडरस्टैंड कर सकूं कि आप किस चीज को समझ पा रहे हैं, किस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। ये मेरे लिए भी काफी हेल्पफुल होगा इम्प्रूव करने के डायरेक्शन में। तो सभी लोग उसमें कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी चीजें हैं वो लिखें, जो भी आंसर अपने लिखें। और साथ ही साथ जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको बोलूंगा कि सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। फिर थैंक यू।